Yes. Hello, dear students. Good evening to everyone. Welcome back to the channel Let's Learn Physics. तो बहुत सारे टाइम के बाद जो है आज मैं आप लोगों के साथ इंगेज हुई हूँ ड्यू टू सम रीजंस जो है वो बीच में बहुत गैप पड़ गया। तो पहले हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास के फिजिक्स का जो एक चैप्टर हम कर चुके थे और ये नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। ठीक है जी। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने 1-2 क्लासेस लगाई थी, थोड़ा बेसिक सा उसमें से पढ़ा था। जो हमने कवर किया है उसके बाद ये एनसीईआरटी की बुक का जो पेज नंबर 102 है वहां पर पेज नंबर 102 पर ये 2 क्वेश्चंस है। तो पहले ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं पिछली वाली वीडियो में, तो पहले आप पिछली वाली वीडियो देखो, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस पर आना। तो जिन्होंने देखा हुआ है ये क्वेश्चन करते हैं। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ जी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि जो ग्रेविटेशन की वजह से जो है हर कोई जो एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं उनके मासेस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उन बॉडीज के बीच की जो भी दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेट्स सपोज जैसे कि मान लीजिए जे एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी। इसका मास हमने मान लिया m1, इसका मास हमने मान लिया m2 और इनके सेंटर से ए के सेंटर से बी के सेंटर से इनकी आपस की जो बीच की दूरी है लेट्स से इट इज r। तो इसके बीच जो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स होगी इनके बीच वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 and m2 and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये बेसिकली इसके डेफिनेशन है। अगर डेफिनेशन पूछे तो बस इतना ही बताना है। अगर फार्मूला डराइव करने को बोले तो जैसे हमने पहले किया था इन दोनों को लेकर इक्वल टू का साइन लगाकर बीच में जी ग्रेविटी कैपिटल जी जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट वो लगाकर फिर इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो सिर्फ डेफिनेशन, तो इतना ही आंसर है। Next is write the formula to find the magnitude of the gravitational force between the earth and an object on the surface of the earth। तो सपोज करिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ, और इसका मास हम ले लेते हैं कैपिटल M और ये एक छोटा सा लेट से ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के ऊपर पड़ा है एंड इसका मास हम ले लेते हैं M और जो अर्थ का रेडियस है सेंटर से इस ऑब्जेक्ट तक की दूरी वही होगी जो हमारे अर्थ के रेडियस होगा, दैट इज से कैपिटल R। तो इसका हमने जस्ट फॉर्मूला लिखना है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, डायरेक्शन नहीं बतानी है। सो मैग्नीट्यूड क्या था हमारा, यूनिवर्सल कांस्टेंट g, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा अर्थ, तो मास किसका आ जाएगा अर्थ मल्टीप्लाई बाय जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है मास उस ऑब्जेक्ट का एंड डिवाइडेड बाय जो अर्थ के सेंटर से इतनी दूरी है। अब ये अर्थ के ऊपर ही पड़ा है तो अर्थ से सेंटर तक इसकी दूरी जो होगी वो क्या होगी, अर्थ का रेडियस। तो ये हमारा आ जाएगा इसका फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, F इज इक्वल टू G/m/r²। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये जो था ये तो पिछले वाले से लिंक था। आज हम जो है न्यू टॉपिक आगे अपना शुरू करते हैं। जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज द फ्री फॉल। फ्री फॉल, अब देखते हैं ये फ्री फॉल क्या होता है हमारे पास। फ्री फॉल, फॉल का तो आपको सभी को पता है, गिरना। फ्री फॉल, फ्री मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को कोई भी फोर्स नहीं लगाई गई, वो जैसे अपने आप ही गिरा हो। सपोज कि ये पेन का इस मार्कर का ये कैप है, अगर मैं इस कैप को ऐसे ही छोड़ दूं तो ये क्या होगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये अपने आप नीचे जाएगा। ये क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि जो अर्थ के एक अंदर अर्थ की जो पुल है वो इस कैप को अपनी तरफ खींच रही है, इस वजह से वो नीचे को जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको
थोड़ी सी फोर्स देकर ऊपर तक उछालूं, फिर क्या होगा? अगर मैं इसको ऊपर तक उछालूं तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं सर्टेन डिस्टेंस जो है वो, अगर मैं यहाँ पर अर्थ की तरफ नहीं फेंक रही, इसके बजाय मैं अपवर्ड फेंक रही हूँ, अपवर्ड फेंक रही हूँ, तो मैं कुछ फोर्स लगा रही हूँ, तो उस फोर्स की वजह से ये कुछ ना कुछ जो है वो हाइट h अटेन करेगा। लेकिन जितना इसका, जो मैंने इसको फोर्स लगाई होगी, जितना उसका असर रहेगा, ये कुछ ना कुछ हाइट अटेन करेगा। लेकिन किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर जाकर जो है, जो हमारी जो फोर्स थी वो सारी की सारी किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर जो है वो, इसकी एनर्जी सारी की सारी वो खत्म हो जाएगी, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी इसको मिली होगी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर जाकर क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? जीरो। तो जैसे ही उस पॉइंट की, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हुई, वो और ऊपर नहीं जा सकता, और ऊपर नहीं जा सकता तो क्या आएगा? ऊपर नहीं जा सकता, इसके पास कोई फोर्स नहीं बची जो उसको ऊपर लेकर जाए, तो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। नीचे की तरफ गिर जाएगा कि जब इसके पास कोई भी फोर्स नहीं रही, किसी भी फोर्स का इफेक्ट नहीं रहा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक कैप है, अगर मैंने इसको उधर ही फेंकना हो एक तरीका, तो एक अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगा। अगर मैं इसको कुछ फोर्स देकर फोर्स अप्लाई करके आगे फेंकूंगी तो ये अपनी सीधा सीधा वर्टिकल नहीं जाएगा, कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करके जाएगा। ठीक है, तो वो जो अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है वो मेरी फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वजह से कर रहा है। लेकिन फ्री फॉल में क्या है कि हम कोई भी फोर्स ऑब्जेक्ट को नहीं लगा रहे, बस ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप नीचे गिर रहा है, और उसको कौन खींच रहा है, वो नीचे क्यों गिर रहा है? जो अर्थ की अंदर जो पुल है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है। सो दैट इज द फ्री फॉल। तो अब आप एक चीज देखो, ये हमारे पास सपोज ये अर्थ है, और यहां से जो है एक ऑब्जेक्ट कह लो, स्टोन ही कह लो, ये नीचे गिर रहा है। तो जब ये स्टोन नीचे गिरता है, इसकी डायरेक्शन तो अपने आप चेंज नहीं होती, जो सीधा गिरता है तो सीधा ही गिरता है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाता है, दैट इज इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, जहां कह सकते हो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाता है। लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड जो इंक्रीज हो रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सेम इंक्रीज हो रहा है, सेम चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन सेम टाइम इंटरवल। और अब आपको ये पता है कि जितना भी जब वेलोसिटी में चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेम वेलोसिटी में चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये हमारे पास क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। तो इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ गई? एक एक्सेलरेशन आ गई। लेकिन वो एक्सेलरेशन आई किस वजह से? वो एक्सेलरेशन जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आई वो आई अर्थ की पुल की वजह से, अर्थ के ग्रेविटी की पुल की वजह से। तो उसी एक्सेलरेशन को हम कह देते हैं, स्मॉल जी का नाम दे देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी को हम कहते हैं स्मॉल जी। ठीक है जी, तो इसकी जो वैल्यू है वो हम आगे भी निकालेंगे, इसकी वैल्यू आप कांस्टेंट लर्न भी कर सकते हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें वो भी हम लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? जी की डेफिनेशन, जो कैपिटल जी है और ये जो स्मॉल जी है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो कैपिटल जी है हमारे पास, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, चाहे मून के लिए ले लो, सन के लिए ले लो, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ले लो, इसकी वैल्यू जो है वो सेम है। लेकिन ये जो जी है ये हमारी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी की वजह के कारण प्रोड्यूस हो रही है, ये वो है, एक्सेलरेशन है। अर्थ की वजह से ये जी की वैल्यू कुछ और होगी, मून की वजह से, जो उसकी मून की वजह से अपनी जो ग्रेविटी पुल है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन किसी और ऑब्जेक्ट में पैदा हो रही है वो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है, तो आइए हम आगे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जी की डेफिनेशन। So it is the uniform acceleration, बेसिकली है क्या ये जी? एक्सेलरेशन ही तो है। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ, किसमें ये प्रोड्यूस हो रही है? इन अ
फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कि उस ऑब्जेक्ट को हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, वो अपने आप ही नीचे गिर रहा है। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द gravitational pull, due to the gravitational pull of the earth, ठीक है जी, is known as acceleration due to gravity। हाँ जी, it is denoted by letter small g। ठीक, ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लो। जो भी डेफिनेशंस होती हैं वो हमको एग्जैक्ट, अगर पेपर में डेफिनेशन आ जाए तो वो हमको एग्जैक्ट ही लिखनी होती है। तो इसमें सारा ही कुछ कवर हो रहा है। जो जी की वैल्यू ये है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। वो क्यों प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ के कारण वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं। अब ये जी है क्या, है तो एक्सेलरेशन ही, तो इसके यूनिट्स क्या रहेंगे, अगर हम ऐसा यूनिट्स की बात करें तो वो सेम ही रहेंगे जो एक्सेलरेशन के हैं, मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, एंड जैसे इसकी जो डायरेक्शन हम डाउनवर्ड देख रहे हैं, डायरेक्शन डाउनवर्ड इसकी पॉजिटिव आ रही है, तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू भी आगे निकालेंगे, दैट इज 9.8 इन एसआई यूनिट्स।